एक बार फिर से एस्टेक एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो एक जोश और जुनून के साथ। आज का अपना मोटिवेशनल कोट है, बिलीव इन योरसेल्फ। क्या? बिलीव इन योरसेल्फ कैन डू एनीथिंग। अगर आपका विश्वास जो है खुद पे बहुत ज्यादा मजबूत है, आप खुद पे विश्वास रखते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। आप उसको सिंपली उसको आप कर सकते हैं, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी जोश और जुनून के साथ शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। अपना टॉपिक चल रहा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट माउथ अपन ने डिस्कस कर लिया था। अपन ने जो अपनी 6 क्लास हुई है लास्ट, उनमें इसको पूरा पढ़ लिया था। सेकेंड एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट यहाँ पे आ जाता है फेरिंक्स। कौन सा पार्ट आता है? फेरिंक्स। तो स्टार्ट करते हैं फेरिंक्स से अपनी आज की क्लास। देखो फेरिंक्स जो होती है भाई, अपनी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसका सेकंड पार्ट कौन सा होता है? फर्स्टली पार्ट होता है माउथ, और सेकंड पार्ट कौन सा है? फेरिंक्स या ग्रसनी। देखिए फेरिंक्स क्या होती है? ओरल कैविटी ओपन इन फेरिंक्स, यानी अपनी जो बक्कल कैविटी होती है, अपनी जो ओरल कैविटी होती है, वो किसके अंदर खुलेगी? आगे किसमें खुलती है? फेरिंक्स के अंदर ओपन होती है, फेरिंक्स के अंदर खुलती है। भाई जैसे ही अपने फूड अंदर अपने माउथ में डालते हैं तो फूड ट्रेवल करता हुआ कहाँ पे आ जाता है? फेरिंक्स में आ जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट में वहां पे पहुंच जाता है। तो ओरल कैविटी ओपन इन फेरिंक्स, यानी ओरल कैविटी कहाँ पे खुलती है? फेरिंक्स या ग्रसनी में आकर खुलती है। देखिए फेरिंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ग्रसनी है या फेरिंक्स जो होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स या 3 भागों में बटी होती है। देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो जो फेरिंक्स होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्टली पार्ट होता है नेसोफेरिंक्स। कौन सा होता है? नेसोफेरिंक्स। सेकंड पार्ट होता है ओरोफेरिंक्स। फेरिंक्स का सेकंड पार्ट कौन सा है? ओरोफेरिंक्स। और फेरिंक्स का थर्ड पार्ट कौन सा है? लैरिंगोफेरिंक्स। दैट्स क्लियर यहाँ तक? फेरिंक्स के पार्ट मैंने कौन कौन से बताया? नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। अब देख लेते हैं प्रत्येक पार्ट की, यहाँ पे अपन अलग अलग बात कर लेते हैं। देखो नेसोफेरिंक्स जो होता है इसमें क्या होता है? इंटरनल लेयर्स एंड यूस्टेकियन ट्यूब ओपन इन नेसोफेरिंक्स, यानी जो नेसोफेरिंक्स है उसमें कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे आके ओपन हो रही है? इंटरनल लेयर्स एंड यूस्टेकियन ट्यूब। इंटरनल लेयर्स यानी अपने जो आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, प्लस जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो फेरिंक्स के कौन से पार्ट में आकर खुलती है? नेसोफेरिंक्स के अंदर आगे खुलती है। देखो जो फेरिंक्स होती है, अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है फेरिंक्स, फेरिंक्स जो होती है वो अपने, ये थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। जैसे ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से जा रही है, और इधर अपना क्या है? ये ईयर है, अपना कान होता है। देखो यूस्टेकियन ट्यूब होती कहाँ है? यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो अपने कान के अंदर प्रेजेंट होती है। अपना जो कान होता है, ह्यूमन ईयर जो होता है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देती हूँ। जैसे ये अपना ईयर है, ये तो अपना क्या हो गया? एक्सटर्नल ईयर हो गया। ये क्या हो गया? मिडल ईयर हो गया। और ये क्या हो गया? इंटरनल ईयर। अब जो कान का जो मिडल ईयर वाला पार्ट होता है वहां से एक नलिका निकलती है। ये देखें मिडल ईयर वाला जो पार्ट है, यहाँ से एक नलिका निकल रही है, और ये अपने इधर क्या है? फेरिंक्स है, और ये आगे क्या आ जाती है? इसोफेगस आ जाती है। दैट्स क्लियर? तो ये जो मध्यकर्ण वाला जो पार्ट होता है, इस भाग से एक नलिका आती है, और वो किसमें खुलती है? फेरिंक्स वाले भाग में खुलती है। इसी नलिका को अपन क्या कह देते हैं? यूस्टेकियन नलिका या यूस्टेकियन ट्यूब। देखो यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है? जब बहुत तेज वॉल्यूम होती है, जब बहुत तेज ध्वनि होती है, तो उस समय जो कान का जो पर्दा होता है, कान की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उसको फटने से कौन बचाता है? यूस्टेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन झिल्ली। यानी यूस्टेकियन ट्यूब का मेनली फंक्शन क्या हो जाएगा? ईयर के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन करना, यानी अपने कान के अंदर जो एयर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? यहाँ पे यूस्टेकियन नलिका करती है। और जो यूस्टेकियन नलिका जो होती है वो कान के पार्ट कौन से, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में आगे खुलेगी? फेरिंक्स में खुलती है। और फेरिंक्स के भी कौन से पार्ट में खुलती है? नेसोफेरिंक्स के अंदर क्या होता है? यूस्टेकियन नलिका जो होती है वो क्या होती है? ओपन होती है। दैट्स क्लियर यहाँ तक?
मैंने क्या बताया नेजोफेरिंक्स में कि नेजोफेरिंक्स में एक तो अपने इंटरनल लेयर्स और एक होता है यूस्टेकियन नलिका। वो दोनों संरचनाएं कहाँ पे आके खुलती हैं? नेजोफेरिंक्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं ओरोफेरिंक्स। क्या बताया मैंने? ओरोफेरिंक्स यानी जो अपनी ओरल कैविटी है, अभी अपने मुंह के अंदर जो कैविटी है इसे अपन क्या कह रहे हैं? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी जो होती है वो नीचे की ओर फेरिंक्स के जिस भाग में खुलती है वो क्या कहलाता है? ओरोफेरिंक्स या ओरोग्रसनी कहलाता है। दैट्स क्लियर यहाँ तक? ओरोफेरिंक्स। थर्ड चलिए लैरिंगोफेरिंक्स। देखो लैरिंगोफेरिंक्स क्या होता है? टू अपर्चर प्रेजेंट इन दिस पार्ट, यानी जो लैरिंगोफेरिंक्स वाला पार्ट होता है, फेरिंक्स का वह पार्ट जो लैरिंगोफेरिंक्स होता है, उसके अंदर दो अपर्चर या दो छिद्र प्रेजेंट होते हैं। अपर्चर का हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा? छिद्र। दो अपर्चर या दो छिद्र प्रेजेंट होते हैं और ये छिद्र कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है गुल्लट, क्या कहेंगे इसे? गुल्लट। एंड सेकंड छिद्र कौन सा होता है? ग्लोटिस। कौन कौन से अपर्चर बताए मैंने? गुल्लट एंड ग्लोटिस। देखो गुल्लट में क्या होता है? गुल्लट कहाँ होता है? प्रेजेंट इन बिटवीन फेरिंक्स एंड इसोफेगस। आप लोगों को पता है कि एलिमेंट्री कैनाल की थर्ड पार्ट या थर्ड स्ट्रक्चर कौन सी है? इसोफेगस। यानी फेरिंक्स के बाद कौन सी संरचना आएगी आगे? इसोफेगस। तो फेरिंक्स और इसोफेगस के मध्य एक अपर्चर या एक छिद्र प्रेजेंट होता है, उसी को क्या कह देते हैं अपन? गुल्लट। दैट्स क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ग्लोटिस। देखो ग्लोटिस कहाँ प्रेजेंट होता है? क्या पोजीशन होती है इसकी? प्रेजेंट इन बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया, यानी जो ग्रसनी है और आपका जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसी का एक पार्ट है ट्रेकिया। देखिए ये अपनी जो गले के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप थोड़ा सा टच करके देखते हैं तो आपको कुछ छल्लेदार ऐसे स्ट्रक्चर फील होती हैं, छल्लेदार स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको फील होती है, तो इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो फेरिंक्स और ट्रेकिया के मध्य कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? ग्लोटिस। देखो ग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है? ग्लोटिस में क्या होता है? एपिग्लोटिस प्रेजेंट इन ग्लोटिस, यानी जो ग्लोटिस जो छिद्र होता है उस भाग पे एक ढक्कन पाया जाता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्या बताया मैंने कि जो ग्लोटिस जो भाग होता है, जो ग्लोटिस छिद्र होता है, उस पे एक संरचना पाई जाती है, उस पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे अपन क्या कह देते हैं? एपिग्लोटिस। अब देखिए एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है? इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टिक करेंगे क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है। तो क्या होता है एपिग्लोटिस का फंक्शन? स्टॉप द फूड इनसाइड द रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी जो अपना श्वसन मार्ग है उसमें भोजन को जाने से रोकना। इसको आप थोड़ा सा यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये अपनी इधर से, जैसे ये अपना माउथ है, यहाँ से फूड क्या होता है? एंटर कर रहा है, फूड यहाँ से एंटर कर रहा है और फिर इधर क्या आ जाता है? ये जैसे फेरिंक्स आ गई। अब आप देख रहे हैं मुंह के ऊपर जस्ट अपना क्या होता है? जैसे ये नाक होता है तो यहाँ से क्या होता है? नेजल पाथवे जा रहा है ना अपना, ये तो अपना नेजल पाथवे है और ये अपना क्या है? अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे फूड यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है? एक संरचना होती है एपिग्लोटिस, ये संरचना होती है एपिग्लोटिस। अब देखो यहाँ पे जो अपर्चर होता है ना उसी को अपन कह देते हैं ग्लोटिस, इसी अपर्चर को अपन क्या कहते हैं? ग्लोटिस। अब देखो आप देख रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी ट्यूब और ये अपनी इधर डाइजेस्टिव ट्यूब है, दोनों एलिमेंट्री कैनाल दोनों पास पास स्थित है। अब यहाँ से फूड क्या होता है? ट्रेवल करता हुआ नीचे आता है और यहाँ पे क्या एक छिद्र होता है। अब जैसे ही फूड नीचे आता है ट्रेवल करता हुआ, ये एपिग्लोटिस क्या करता है? इस रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसको बंद कर देता है। अब मान लो यहाँ पे ये एपिग्लोटिस ये नहीं लगे, ये यहाँ पे नहीं लगे तो कुछ फूड क्या होता है? इधर नेजल पाथवे में एंटर कर जाता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे खाना खाते समय क्या होता है? अचानक से अपने को छींक आ जाती है या फिर जैसे अचानक से अपने को खांसी आ जाती है, तो क्या होता है? जो कुछ खाना होता है वो अपने नाक के अंदर चला जाता है। देखा होगा ना, मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है। तो वो क्यों चला जाता है? क्योंकि जब खाना खाते हैं तो
तो जो एपिग्लोटिस होता है वो छींक के समय वहां से हट जाता है, और जो कुछ फूड होता है वो अपने एलिमेंट्री कैनाल की बजाय कहाँ चला जाता है, नेजल पाथवे में चला जाता है, क्योंकि वहां पे जो एपिग्लोटिस जो कैप थी वो वहां से हट गई थी। इसीलिए जो एपिग्लोटिस का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप द फूड इनसाइड द रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी जो फूड होता है उसको रेस्पिरेटरी पाथवे में जाने से रोकना। दैट्स क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को? यहाँ तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताएं। देखो मैंने सिंपली आपको फेरिंक्स को समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको यहाँ पे नहीं होना है। फेरिंक्स जो होती है क्या बताएंगे, ओरल कैविटी ओपन इन फेरिंक्स, कि ओरल कैविटी कहाँ खुल गई, फेरिंक्स के अंदर खुल गई। उसके बाद फेरिंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फेरिंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भागों में ये विभाजित होती है। उसके बाद मैंने फर्स्ट पार्ट कौन सा बताया, नेसोफेरिंक्स बताया। उसके बाद नेसोफेरिंक्स में क्या होता है, अपने इंटरनल लेयर्स और जो यूस्टेकिन ट्यूब होती है वो कहाँ पे आके खुलती है, नेसोफेरिंक्स में आके खुलती है। नेसोफेरिंक्स यानी यूस्टेकिन ट्यूब कहाँ होती है, अपना जो मध्यकर्ण होता है, अपना जो मिडल लेयर होता है उससे एक नलिका निकलती है जो फेरिंक्स में आके जुड़ी रहती है, इसे ही अपन क्या कह देते हैं, यूस्टेकिन ट्यूब। और यूस्टेकिन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, एयर प्रेशर को मेंटेन करना। अब देखो सेकंड पार्ट कौन सा बताया, ओरोफेरिंक्स, यानी जो ओरल कैविटी ओपन इन ओरोफेरिंक्स। तो आपकी जो ओरल कैविटी होती है वो कहाँ ओपन होती है, ओरोफेरिंक्स के अंदर। लैरिंगोफेरिंक्स टू अपार्चर प्रेजेंट इन दिस पार्ट, यानी लैरिंगोफेरिंक्स के अंदर आपके टू अपार्चर, टू स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है, बड़ा सिंपली आपको बताया गया है, गुल्लेट एंड ग्लॉटिस। गुल्लेट भाग में क्या होता है, प्रेजेंट इन बिटवीन फेरिंक्स एंड इसोफेगस, यानी गुल्लेट तो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, फेरिंक्स और इसोफेगस के मध्य, और ग्लॉटिस कहाँ प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। ग्लॉटिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रसनी और ट्रेकिया के मध्य भाग में क्या स्थित होता है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस पे क्या पाया जाता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे अपन ने क्या कहा है, एपिग्लॉटिस कहा है। और एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, फूड को रेस्पिरेटरी पाथवे में जाने से रोकना। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप सब बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसके बाद इसोफेगस और पढ़ लेते हैं अपन यहाँ पे। तो फेरिंक्स के बाद एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट आता है, इसोफेगस। इसोफेगस या ग्रस्तिका। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे इसोफेगस। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस या ग्रसिका। अब बताएं मुझे फेरिंक्स कहाँ ओपन होती है, फेरिंक्स अब कहाँ पे खुलेगी, फेरिंक्स जाहिर सी बात है इसोफेगस में खुलने वाली है। तो मैं लिख सकती हूँ फेरिंक्स, फेरिंक्स ओपन इन इसोफेगस, क्योंकि फेरिंक्स के आगे कौन सी स्ट्रक्चर आने वाली है, इसोफेगस ही आएगी। उसके बाद देखो इसोफेगस क्या होता है, इसोफेगस जो होती है एक 22 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, 22 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, इसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, 22 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि जो इसोफेगस होती है उसमें डाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती है। इसोफेगस जो होती है इसमें ना ही कोई एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ना ही कोई हार्मोन्स यहाँ पे निकलते हैं। तो इसोफेगस जो होती है वो डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती है। तो इसोफेगस में क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है। सिंपली अपन छोटे छोटे पॉइंट बना के यहाँ पे लिख लेते हैं, नो डाइजेशन इन दिस पार्ट। उसके बाद देखो इसोफेगस जो होती है इसमें क्या होते हैं, कुछ लॉन्जिट्यूडिनल फॉल्स पाए जाते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल फॉल्स होते हैं, जिसके कारण लॉन्जिट्यूडिनल फॉल्स के कारण इसोफेगस में किसकी क्रिया होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बताया मैंने, इसमें क्या होगी, लॉन्जिट्यूडिनल फॉल्स,
longitudinal force present in esophagus। और ये जो longitudinal force है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है ये वर्ड, ये जो शब्द है आपका सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट की थी उसमें आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है। तो क्या होता है फिर से समझ लेते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। भाई देखो जो फूड होता है वो नीचे जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसोफेगस। तो अब नीचे फूड ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं है कि ये सीधी ऐसे एक ट्यूब होती है और ये फूड को डाला और नीचे आ गया, ऐसे नहीं होता है। ये जो इसोफेगस होती है इसमें क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। जैसे ही यहाँ से फूड पार्टिकल आपका प्रवेश करता है, जैसे ये फूड आ रहा है तो ये फूड आएगा तो यहाँ की मसल्स क्या हो जाती हैं? एक्सपेंड हो जाती है, ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी। अब जैसे ही ये फूड आगे की ओर ट्रेवल करेगा, जैसे ही ट्रेवल करता हुआ यहाँ आ गया तो ये तो वापस से क्या हो जाती है? इनमें क्या हो जाता है? संकुचन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और यहाँ की मसल्स क्या हो जाएंगी? एक्सपेंड हो जाती है। तो यानी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है एंड जो एक्सपेंडेशन है, यानी इनके संकुचन और विस्तारण की क्रिया क्या कहलाती है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। Contraction and expandation of muscles, this activity is called peristalsis movement। और peristalsis movement के कारण ये फूड क्या करता है? आगे ट्रेवल करता हुआ जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके विभिन्न पार्ट्स में पहुंचता है और डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। दैट्स क्लियर यहाँ तक। अब देखिए जो इसोफेगस होती है, इसोफेगस क्या होती है? एक 22 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ। देखो इसोफेगस जो होती है, सबसे लंबी इसोफेगस जो पाई जाती है वो आपके जिराफ में पाई जाती है। सबसे लंबी इसोफेगस किसमें होती है? जिराफ में होती है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करते हुए लिख लेंगे कि लार्जेस्ट इसोफेगस प्रेजेंट इन जिराफ। यानी सबसे लंबी इसोफेगस किसमें पाई जाती है? जिराफ के अंदर पाई जाती है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सबसे लंबी होती तो सबसे छोटी किसमें होती है? तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपकी इसोफेगस होती है वो होती है श्रू के अंदर। स्मॉलेस्ट इसोफेगस प्रेजेंट इन श्रू। ये एक चूहे से भी छोटा जीव होता है श्रू। इसमें क्या होती है? सबसे छोटी इसोफेगस होती है। दैट्स क्लियर यहाँ तक। इसोफेगस क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। इसोफेगस क्या होती है? फेरिंक्स ओपन इन इसोफेगस, यानी जो फेरिंक्स होती है वो किस में आके खुलेगी? इसोफेगस में आके खुलती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 22 सेंटीमीटर लंबी होती है। नो डाइजेशन इन दिस पार्ट, यानी इसोफेगस के इस पार्ट में क्या होता है? डाइजेशन की कोई क्रिया नहीं होती है। लॉन्जिट्यूडिनल फोर्स प्रेजेंट इन इसोफेगस, यानी कुछ लॉन्जिट्यूडिनल फोर्स पाए जाते हैं इसोफेगस के अंदर, और ये लॉन्जिट्यूडिनल फोर्स जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। लार्जेस्ट इसोफेगस प्रेजेंट इन जिराफ, यानी सबसे लंबी इसोफेगस किसमें होती है? जिराफ के अंदर। एंड स्मॉलेस्ट इसोफेगस प्रेजेंट इन श्रू, सबसे छोटी इसोफेगस किसमें होती है? श्रू के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग अपनी लगा लेंगे स्टमक। इसोफेगस अपनी हो चुकी है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे स्टमक। देखो स्टमक जो होता है इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक जो है वो अपनी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्टमक। देखो स्टमक की जो शेप होती है वो कैसी होती है? जे शेप्ड होता है। स्टमक की आकृति कैसी होती है? जे शेप्ड स्टमक होता है, यानी आमाशय की शेप कैसी होती है? जे शेप्ड होती है। भोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक यानी 4 से 5 घंटे तक कहाँ रुकता है? स्टमक के अंदर यहाँ पे
रुकता है। यहाँ पे इसमें डाइजेशन की जो मोस्टली क्रिया होती है वो एलिमेंट्री कैनाल की कौन से पार्ट में होती है, स्टमक में होती है। तो लिख लेंगे फूड आर स्टोर्ड इन 4 to 5 आवर्स, यानी जो भोजन होता है वो यहाँ से 4 से 5 घंटे के लिए क्या करता है, यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे उसमें डाइजेशन की क्रिया होती है। अब देखो जो स्टमक होता है, इंपॉर्टेंट टिक करते हुए लिखेंगे, स्टमक जो होता है इसके ऊपर पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है जिसे ओमेंटम कहते हैं। यानी जो स्टमक होता है उसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, पेरिटोनियम की कवरिंग होती है और उसी को क्या कहा जाता है, ओमेंटम। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओमेंटम जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करते हुए चलेंगे। ओमेंटम किसे कहेंगे, ओमेंटम पेरिटोनियम कवरिंग, पेरिटोनियम कवरिंग ऑफ स्टमक, यानी स्टमक की जो पेरिटोनियम जो कवरिंग होती है उसी को क्या कह देते हैं अपन, ओमेंटम। अब देखो जो स्टमक होता है ये अपन ने पहले पढ़ लिया है कि स्टमक कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में। स्टमक आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टमक कितने भागों में विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है, 3 पार्ट्स में विभाजित होता है। कौन कौन से होते हैं बताएंगे मुझे। फर्स्टली होता है कार्डियक, याद आ रहा है कुछ, कार्डियक। सेकंड पार्ट होता है फंडिक और थर्ड पार्ट होता है पायलोरिक। यानी जो स्टमक होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से, कार्डियक स्टमक, पायलोरिक स्टमक और फंडिक स्टमक। यहां तक क्लियर। इसको इरेज करेंगे यहाँ पे और फर्स्टली हेडिंग लगाएंगे कार्डियक। फर्स्ट हेडिंग लगाए कार्डियक, सेकंड लिखेंगे फंडिक और थर्ड लिखेंगे पाइलोरिक। देखो कार्डियक स्टमक जो होता है इसमें आपके प्रेजेंट होती है म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स। और म्यूकस ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस। कार्डियक भाग में कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं और श्लेष्म ग्रंथियों से क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस। फंडिक के अंदर देखो 3 प्रकार की सेल्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करेंगे फंडिक पार्ट को। 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक तो होती है म्यूकस सेल्स, सेकंड लिखेंगे पैप्टिक, इन्हीं को कह देते हैं चीफ सेल्स और इन्हीं को कहते हैं जाइमोजन सेल्स ग्लैंड्स। और थर्ड लिखेंगे ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स या फिर पैराइटल ग्लैंड्स। और पाइलोरिक वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे आपकी ग्लैंड्स होती हैं अर्जेंटोफिन। कौन कौन सी ग्लैंड्स बताई मैंने, कार्डियक पार्ट में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती है, किसका सीक्रेशन करती हैं, म्यूकस या श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। सेकंड बताया मैंने फंडिक, फंडिक वाले पार्ट में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, म्यूकस सेल्स होती हैं, पैप्टिक, चीफ या जाइमोजन ग्लैंड्स होती हैं और ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स या पैराइटल ग्लैंड्स होती हैं, इसमें फंडिक वाले भाग में। नेक्स्ट है पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, अर्जेंटोफिन ग्लैंड्स। अब देखो कौन से पार्ट में कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है ये तो अपन ने पढ़ लिया है। अब ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो सेल्स है, इनके द्वारा कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किए जाते हैं वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। एस्टेक एकेडमी की ये क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें क्या करना है बताइए, आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे